हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है प्रायिकता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हेडिंग है प्रायिकता का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का संरक्षण क्या होता है? प्रायिकता मतलब कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड में कण के पाए जाने की प्रायिकता संरक्षित रहती है। ये जो कल पहले वाली क्लासों में देखा हमने कि ये जो साई स्टार साई, ये किसको डिनोट करता है? साई मोड के स्क्वायर। यहाँ से क्या आती है? प्रायिकता। और ये तो क्या था, एकांक आयतन में प्रायिकता। अब सम डीवी आयतन में देखें तो यहाँ पे क्या हो जाता है? साई स्टार साई और डीवी आयतन में, ये होल स्पेस के लिए अपन ये लिमिट लगाते थे। तो ये क्या हो गई बात, किसी टाइम टी पर जो ये वेव फंक्शन था ये क्या था? साई आर कोमा टी। अब इसको अपन साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ये किसी टाइम टी पर स्थिति आर पर कण के पाए जाने की प्रायिकता को डिनोट करता है ये फंक्शन। तो ये इसकी वैल्यू क्या आई थी? साई स्टार साई डीवी ऑल स्पेस, या माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव। इसकी वैल्यू क्या यदि 1 आ जाती है, इसको तो क्या बोलते हैं? कण के किसी टाइम टी पर किसी स्थिति आर पर कण के पाए जाने की प्रायिकता, यदि उसकी वैल्यू 1 आ जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध या नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन। तो ये तो क्या था, किसी टाइम टी पर यदि अपन टाइम को चेंज कर दें, यानी कि इस प्रायिकता का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें, तो उस प्रायिकता की वैल्यू कांस्टेंट आती है। यानी कि जो प्रायिकता होती है वो समय पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि वो कंजर्व रहती है। तो ये आएगा, यदि ये तो किसी टाइम टी और डी टी टाइम पे देखें तो पी डीवी माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव, ये क्या मिलती है? कांस्टेंट। और यहां से ये 0 आती है, और यहाँ टाइम के किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है? 0। तो ये जाएगी पी डी डी वी इक्वल टू कांस्टेंट की वैल्यू 1 लेते हैं तो वो कौन सी जाती है? नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन। ठीक है, तो अब इस जो ये देखना है कि ये जो प्रायिकता है वो समय पे डिपेंड करती है या नहीं करती। सातत्य समीकरण से कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या आई थी? जो प्रायिकता के अंदर सातत्य समीकरण होती है, डेल पी अपॉन डेल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ एस इक्वल टू 0। जहां पे पी क्या था? स्थिति प्रायिकता घनत्व, और एस प्रायिकता, ये तो स्थिति प्रायिकता घनत्व है, और एस क्या है? प्रायिकता धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। अभी इसका ये फॉर्मूला डेराइव कर चुके, तो इसका यूज यहाँ पे लेना है। तो ये डीपी अपॉन डी टी, ये पार्ट उधर चला जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ एक्स नेगेटिव में। अब इस ये जो इक्वेशन फर्स्ट आई है इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे, का वॉल्यूम इंटीग्रल लेने पर, समीकरण 1 का वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में समाकलन करने पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डीवी अपॉन डी टी डीवी, ठीक है, और यहाँ से माइनस डाइवर्जेंस ऑफ एस डीवी। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 2 में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है, उसका यूज करेंगे। इक्वेशन
गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय का उपयोग करने पर, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो किस काम आती है, आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में चेंज करने के लिए। तो ये गॉस डाइवर्जेंस क्या होती है, किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस, ए माना अपन ने यहाँ पे वेक्टर क्या है ए, उसका डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल डीवी किसके इक्वल होता है, उस वेक्टर के पृष्ठीय समाकलन के इक्वल। वेक्टर क्या है ए वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, और इसका क्या हो जाएगा सरफेस के रेस्पेक्ट में समाकलन। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या आती है, पृष्ठीय समाकलन को आयतन समाकलन में चेंज करने के लिए। तो इस माना कोई वेक्टर ए है, उसका डाइवर्जेंस डेल डॉट ए, उसका वॉल्यूम इंटीग्रल उस वेक्टर के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। तो ये गॉस थ्योरम हो गई। अब यहाँ पे ए की जगह क्या है, एस वेक्टर है, तो डेल या डाइवर्जेंस ऑफ एस वेक्टर डीवी ये मिल रहा है यहाँ पे, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे एस डॉट डी ए वेक्टर। तो डायरेक्ट लिख देती हूँ, इक्वेशन 2 में इसका यूज करेंगे, dp अपॉन dt एज इट इज, ठीक है। माइनस इसकी जगह पुट कर देंगे ये वाला सरफेस इंटीग्रल एस का डॉट डी ए वेक्टर, इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन थर्ड है ये कैसे चल रहा है आज, इसमें क्या है कि जो किसी जो ये आर एल एच एस पार्ट है और ये आर एच एस, इसमें क्या दिख रहा है अपन को कि किसी वॉल्यूम वी में कण के पाए जाने की प्रायिकता में समय के साथ परिवर्तन को ये दर्शा रहा है। इधर वाला पार्ट क्या दर्शा रहा है, किसी वॉल्यूम को, जैसे ये कोई वॉल्यूम है छोटा सा, अपन ने एक वॉल्यूम लिया, इसमें कोई पार्टिकल क्या कर रहा है मोशन कर रहा है, यानी कि उसके साथ एसोसिएट वेव है, तो वेव क्या कर रही है इस वॉल्यूम में मूव कर रही है। तो इसका जो परिबद्ध क्षेत्रफल है, वॉल्यूम को परिबद्ध करने वाला जो क्षेत्रफल है, उसमें प्रायिकता धारा घनत्व के फ्लक्स को दर्शा रहा है। ये वाला इक्वेशन है जो क्या, ये वाला पार्ट क्या दर्शा रहा है, किसी वॉल्यूम v को एस परिबद्ध क्षेत्रफल में फ्लक्स प्रायिकता फ्लक्स में परिवर्तन को दर्शा रहा है, यानी कि प्रायिकता घनत्व के फ्लक्स के परिवर्तन को दर्शा रहा है। यहाँ पे ये कोई वॉल्यूम लेते हैं अपन, ठीक है, और इसमें ये वॉल्यूम हो गया यानी कि स्पेयर हो गया। अब इसमें जो कण है यानी कि उससे एसोसिएट, तो इसमें पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रायिकता होगी वो सर्वाधिक होगी इस बाउंड कंडीशन में। तो अब ये जो पार्टिकल है, अब मानते हैं कि ये पार्टिकल संपूर्ण जो ये वॉल्यूम है उसमें मूव कर सकता है, तो इस सरफेस से इस को परिबद्ध करने वाले क्षेत्रफल से निकलने वाले फ्लक्स को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे ये एस क्या है, प्रायिकता घनत्व का फ्लक्स, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है ना, ऐसे आई इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो ये विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स, और चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है बी डॉट डी एस, तो चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, प्रायिकता धारा घनत्व का फ्लक्स। आया ये इक्वेशन थर्ड समझ में। ये वाला पार्ट तो किसको बता रहा है, वॉल्यूम वी में कण के पाए जाने की प्रायिकता में समय के साथ परिवर्तन को, डी अपॉन डी टी। और यहाँ पे जो ये वॉल्यूम वी लिया है अपन ने, जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा है, उसको परिबद्ध करने वाले क्षेत्रफल में प्रायिकता धारा घनत्व के फ्लक्स को दर्शाता है, ठीक है। ये जो इक्वेशन थर्ड हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे, अब ये जो अपन ने सरफेस लिया है इस वॉल्यूम को परिबद्ध करने वाला, अब इस सरफेस अपन क्या मान ले इन्फिनेटिव पर, इस एनक्लोज सरफेस को अनंत पर मान लेंगे, परिबद्ध क्षेत्रफल को अनंत पर
मान लिया जाए तब सरफेस इंटीग्रल ऑफ प्रायिकता घनत्व का ये क्या हो जाएगा 0। जीरो कैसे होगा, एस इक्वल टू क्या होता है एच कट अपॉन 2m आयोटा साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, ये होता है एस का जो फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पे अपन जानते हैं कि इन्फिनेटिव पर वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है 0 होता है उसकी वैल्यू, अनंत पर वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे साई स्टार 0 और ये साई भी 0, तो एस फैक्टर कितना जाएगा 0 और उसका फ्लक्स की वैल्यू क्या मान लेंगे 0। तो यहाँ पे जो इक्वेशन थर्ड आई है उसमें ये पार्ट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा dp अपॉन dt dv इक्वल टू 0। अब यहाँ पे टाइम और वॉल्यूम v है, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो d अपॉन dt बाहर आ जाएगा v p dv इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है 0, तो ये dt उधर जा यहाँ पे डिफरेंशिएशन हटेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा p dv इक्वल टू कांस्टेंट। और ये अपन को प्रूफ करना था, ये क्या है प्रायिकता का कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण। तो इसमें क्या प्रूफ हो रहा है कि जो प्रायिकता है वो समय पे डिपेंड नहीं करती, वो क्या रहती है कंजर्व रहती है, तो इसे क्या कहते हैं प्रायिकता का संरक्षण। ठीक है, ये तो हो गया इसका डेरिवेशन, ये तो एकदम इजी है। अब एक दो क्वेश्चन और है वो और कर लो, फिर उसके बाद ऑपरेटर स्टार्ट करेंगे। निम्न क्वांटम अवस्था के लिए प्रायिकता धारा घनत्व के मान की गणना कीजिए। अब क्वांटम अवस्था क्या है साई इक्वल टू साई एक्स इक्वल टू ए इंटू ई पावर में आयोटा के। निम्न क्वांटम अवस्था के लिए प्रायिकता धारा घनत्व के मान की गणना कीजिए। प्रायिकता धारा घनत्व एस। अब इसकी गणना करने के लिए प्रायिकता धारा घनत्व का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कितना होता है प्रायिकता धारा घनत्व एस इक्वल टू एच कट अपॉन 2m आयोटा साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल स्टार। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है प्रायिकता धारा घनत्व का। अभी इसमें क्या है, ये तो स्थिति आर के लिए हो गया। अब यहाँ पे जो वेव फंक्शन है वो किस में दे रखा है एक्स में, तो ये जो एक्शन में एस तो क्या हो जाएगा एच कट अपॉन 2m आयोटा साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज होगा वेव फंक्शन माइनस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब साई क्या दे रखा है, अब ये साई स्टार क्या होते हैं साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो साई इक्वल टू है ई की पावर में आयोटा के एक्स, तो इस स्टार क्या हो जाएगा ए का ए स्टार और ई की पावर में माइनस आयोटा के एक्स। और इस साई का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में क्या आएगा कांस्टेंट ए का ए ई की पावर का ई की पावर और इस वाले पावर का करेंगे तो आयोटा के एक्स का आयोटा के,
तो ये हो जाएगा a इंटू आयोटा के पावर में आयोटा के एक्स। अब इस डेल साइन स्टार एक्स का देखें, तो a स्टार एज इट इज माइनस आयोटा के ई की पावर में आयोटा के एक्स। अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें साइन स्टार डेल बाई डेल एक्स और डेल साइन स्टार अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये जो एस वेक्टर है वो कितना आएगा, बाई पुटिंग द वैल्यू एच कट अपॉन 2m आयोटा साइन स्टार की कितनी है ए स्टार ई की पावर में के एक्स और डेल साइन अपॉन डेल एक्स का ए आयोटा के ई की पावर में आयोटा के एक्स माइनस साइन की वैल्यू है ए ई की पावर में आयोटा के डेल साइन स्टार अपॉन डेल एक्स की है ए स्टार माइनस का आयोटा के ई की पावर में आयोटा के एक्स। यहाँ पे ए स्टार और ए इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ए रहेगा कांस्टेंट का, तो यहां से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और आयोटा के, ये कैंसिल और माइनस माइनस से फिर से इसको मोड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आयोटा के एक ए स्क्वायर आयोटा के रहा और एक ए रहा, तो कितने हो जाएंगे 2 एच कट अपॉन 2m आयोटा 2 आयोटा के मोड ऑफ ए का स्क्वायर, आयोटा कैंसिल 2 से 2, तो क्या बच गया एच कट अपॉन के एम मोड ऑफ ए का स्क्वायर। अब अपन जानते हैं मोमेंटम p इक्वल टू क्या होता है mv और तरंग संचरण नियतांक और इसमें रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट में h कट k। अब यहां से v क्या होता है h कट k अपॉन m, तो ये s क्या हो जाएगा इस h कट की जगह लिख देंगे m v अपॉन m या पूरे की जगह v लिख देंगे डायरेक्ट, तो s इक्वल टू v ऑफ मोड a का स्क्वायर। तो अवस्था का जो प्रायिकता धारा घनत्व कितना आएगा s इक्वल टू v मोड ऑफ a का स्क्वायर। ठीक है, और एक क्वेश्चन है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है उसके ऊपर भी कर लेते हैं एक क्वेश्चन। यदि किसी कण की एक विमा में परास ए में गति के लिए तरंग फलन क्या दे रखा है, तरंग फलन साइन एक्स इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए के लिए प्रसामान्यीकरण कंडीशन के लिए गुणांक ए का मान क्या होगा। आगे है एक की वैल्यू क्या रहेगी, पूरा लिख देती हूँ। है तथा
अन्य स्थानों के लिए साइन टू 0 है, तब प्रसामान्यीकरण के लिए गुणांक ए का मान क्या होना चाहिए? ये आपका क्वेश्चन है। किसी कण की एक विमा में परास ये दे रखी है 0 से a, यानी कि इस बाउंड कंडीशन के अंदर पार्टिकल होगा 0 से a के बीच में। गति कर रहे पार्टिकल के लिए तरंग समीकरण रखा है साइन एक्स इक्वल टू ए साइन एन पाई बाई एक्स अपॉन ए, और अन्य स्थानों पर इस कंडीशन के बीच में तो साइन की वैल्यू रहेगी ये, और अदर स्थानों के लिए साइन एक्स कितना रहेगा 0। ये बोल रहा है ये क्वेश्चन। और तब बोल रहा है कि प्रसामान्यीकरण के लिए कंडीशन दे रखी है कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करनी है, और ए गुणांक यहाँ पे जो ए कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या रहेगी। आया ये क्वेश्चन समझ? तो अपन जानते हैं सॉल्यूशन। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन का प्रतिबंध क्या होता है? प्रसामान्यीकरण से साई स्टार साई डीवी इक्वल टू ये इसकी कंडीशन होती है नॉर्मलाइजेशन के लिए। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? एक्स के अंदर फंक्शन दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साई स्टार डी एक्स इक्वल टू 1 की लिमिट कहां से कहां तक दे रखी है 0 से a के बीच में a। अब जो साई है वो कितना है a n पाई बाई एक्स अपॉन a, और इसका साई स्टार भी क्या रहेगा यही, कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो n पाई बाई एक्स अपॉन a। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 0 टू a, साइन स्टार की जगह a साइन साइन पाई बाई एक्स अपॉन a, फिर a साइन n पाई बाई एक्स अपॉन a, और किसके रेस्पेक्ट में dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल इक्वल टू 1। स्टार और a ये तो क्या हो गया और साइन n पाई बाई एक्स अपॉन a dx इक्वल टू 1। अब यहाँ a स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा 0 टू a साइन स्क्वायर n पाई बाई एक्स अपॉन a dx इक्वल टू 1। अब ये जानते हैं कोस साइन स्क्वायर का होगा नहीं, इसको कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे कितना है साइन स्क्वायर है, तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर 0 टू a 1 माइनस कोस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू है n पाई बाई एक्स अपॉन a, और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा 1, x के रेस्पेक्ट में इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इंटीग्रल करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो a स्क्वायर बाई 2 x का तो dx का क्या हो जाएगा x माइनस कोस का क्या होता है साइन
2n पाई बाई x अपॉन a। ठीक है, अब इस a के गुणांक का करेंगे 2n पाई अपॉन a का, तो ये हो जाएगा a अपॉन 2n पाई 0 to a इक्वल टू 1। ए स्क्वायर एक्स पुट करेंगे तो a माइनस a अपॉन पाई साइन x की जगह a लिख देंगे तो 2n पाई a बाई a। अपर लिमिट का काम हो गया और लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये 0 और यहाँ पे साइन 0 इक्वल टू 0, तो ये आ गई अपने पास इसकी लिमिट रखने पर वैल्यू। a से a कट जाएगा और साइन 2n पाई कितनी वैल्यू होती है 0 के इक्वल होता है, तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा 0 में, तो यहाँ पे क्या बच गया a स्क्वायर बाई 2 इंटू a इक्वल टू 1। यहाँ से a स्क्वायर कितनी वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन a और a कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2 a। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से किसी भी गुणांक की जो वैल्यू निकालने के लिए उसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसको 1 के इक्वल रखने पर किसी भी गुणांक की वैल्यू निकाल सकते हैं।